हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो सहायक कुल सचिव की जो सीरीज चल रही है उसमें इकाई 6 शुरू हो चुकी है हमारी। ठीक है, इसका मैं पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 एवं पार्ट 2 देख करके आप उसके बाद पार्ट 3 देख सकती हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए इस सीरीज को लेके आ रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि देखो भाई, आपके सब्सक्राइब से ना आपको कोई घाटा है ना मुझे ऐसा कोई बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब 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 चैनल को, ठीक है। और साथ ही शेयर जरूर करें। आपके जितने भी मित्र इस चीज़ की सहायक कुल सचिव की तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और शेयर करें। और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंचती रहें। ठीक है, जब भी आप नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करोगे तो आपके पास वीडियो नहीं आएगी, इसीलिए ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि तभी आपके पास जितनी भी वीडियो मैं इससे संबंधित बनाऊंगा वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए, इस वीडियो में आज हम कल मैंने पार्ट 2 में आपका इसका जो अंकेक्षण पार्ट है, टॉपिक है, देखो इसका क्या, अंकेक्षण एवं लोक लेखा समिति। तो इस अंकेक्षण पार्ट को मैं पार्ट 2 में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अंकेक्षण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है लोक लेखा समिति। ठीक है, क्या है, लोक लेखा समिति है। और ये लोक लेखा समिति से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलती हैं, देख लेते हैं लोक लेखा समिति। उससे पहले संसदीय समितियों कौन कौन सी होती हैं। वैसे तो अपन को स्पष्ट लिख के दिया गया है कि लोक लेखा समिति के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी रूपरेखा बनाने के लिए हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या है, इन्होंने लिखा है संसदीय समितियाँ। ठीक है, क्या संसदीय समितियाँ, तो संसद के कार्य संचालन में सहायता के लिए अनेक संसदीय समितियों की व्यवस्था की गई है। संसदीय समितियां एक छोटे सदन के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि इसमें लगभग सभी सदनों के संसद सदस्यों को स्थान प्राप्त होता है। संसदीय समितियों द्वारा संसद को विशेषज्ञता क्या की जाती है, प्रदान की जाती है, क्योंकि इन समितियों में संबंधित विषय के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। इन समितियों की बैठकें गोपनीय होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, इन जो समितियां होती हैं संसदीय समितियां, उनकी बैठक कैसी होती हैं, गोपनीय होती हैं। संसदीय समितियों को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, उससे पहले उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड रेखा दी गई है, इसको भी देख लेते हैं। देख लेते हैं ये क्या है, तो देख लेते हैं। भारत में समिति प्रणाली मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी कि 1919 से, ये कब आया था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। ठीक है, 1919 के आधार पर सन 1921 से प्रारंभ हुई थी। यानी कि भारत में जो समिति प्रणाली है वो कब से प्रारंभ हुई थी, तो आपको याद रखना है, भारत में समिति प्रणाली 1921 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के आधार पर हुई थी। ठीक है, परंतु उस समय की समितियां ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करती थी। यानी कि जो समितियां बनाई जाती थी 1921 में, वो किसके अधीन, ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समितियों की वर्तमान व्यवस्था अधिक व्यापक एवं महत्वपूर्ण हो गई। समिति व्यवस्था के लाभ क्या हैं, तो समिति व्यवस्था का पहला लाभ यह है कि सभी विषयों पर संसद की प्रतिनिधि चर्चा का अवसर निकाल पाते हैं, और दूसरा लाभ यह है कि सदन के निष्क्रिय सदस्य भी विचार विमर्श की प्रक्रिया में क्या बन जाते हैं, हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, आगे चलती हैं संसदीय समितियां। और इन संसदीय समितियों में तो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो कौन सी है, लोक लेखा समिति, क्योंकि स्पष्ट लिख के दिया गया है। ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, और ना ही ये कोई महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन अपने लिए लोक लेखा समिति महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी इसमें दी गई है, देखो, एक स्थायी समिति होती है, दूसरी होती है तदर्थ या अस्थायी समिति। तो स्थायी समिति ऐसी समितियां होती हैं जो हमेशा के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, और तदर्थ का मीन्स होता है कि जब काम कोई ऐसी कोई जांच करनी हो या कोई समस्या का हल निकालना हो, तो कुछ समय के लिए जिन समितियों का गठन किया जाता है वो समितियां कैसी कहलाती हैं, तदर्थ या अस्थायी समितियां कहलाती हैं। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो कौन सी है, लोक लेखा समिति, और इससे जुड़ी हुई समिति रहती है कि प्राकलन समिति। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलती हैं आगे।
स्थायी समितियां होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं तो देख लेती हैं। इन समितियों को प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा क्या किया जाता है, गठित किया जाता है। याद रखना, स्थायी समितियों का गठन किसके द्वारा किया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर देंगे लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति द्वारा गठित किया जाता है। अब राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति द्वारा स्थायी समितियों का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा मिलाकर 45 स्थायी समितियां हैं, यानी कि वर्तमान में कितनी हैं, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा मिलाकर के 45 स्थायी समितियां हैं, जिसमें से 24 दोनों सदनों की संयुक्त समितियां हैं तथा 9 राज्यसभा की और 12 लोकसभा की हैं। 12 9 21 हो गई, 21 और 24 कितनी हो गई, 45 हो गई। तो 24 तो दोनों की संयुक्त हैं, 9 राज्यसभा की और 12 लोकसभा की स्थायी समितियां। तदर्थ समितियां, इन समितियों को अस्थायी समिति भी कहती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, प्रवर या संयुक्त प्रवर तथा जांच समिति होती हैं ये। ठीक है, कैसी होती हैं, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति और दूसरी होती है जांच समिति। जांच समितियों का गठन समय समय पर, मैंने बताया भी था क्या, जांच समितियों का गठन समय समय पर प्रमुख मुद्दों, घोटालों आदि की जांच करने के लिए किया जाता है। उदाहरण जैसे कि स्टॉक मार्केट में घोटाला तथा बोफोर्स मुद्दे की जांच के लिए अस्थायी समितियों का क्या किया जाता है, गठन किया गया। प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति का गठन किसी विधेयक पर विचार विमर्श करके अपने सुझाव देने के लिए किया जाता है। ठीक है, वित्तीय समितियों में सबसे पहली हमारी आती है कौन सी, लोक लेखा समिति। कौन सी, लोक लेखा समिति, जिसे बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, किसे, पीएसी। लोक लेखा समिति को क्या बोलते हैं, पीएसी बोलती हैं। तो यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। आपसे पूछा जाए सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है, लोक लेखा समिति है। यह समिति वर्ष 1921 से कार्य कर रही है। ठीक है, कब से कार्य कर रही है, 1921, यानी कि ब्रिटिश काल से लोक लेखा समिति कार्य कर रही है। जब पहली बार भारत में विधानसभा का गठन हुआ था, लोक लेखा समिति में कुल कितने, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से सदस्य चुने जाते हैं और 7 कहाँ से, राज्यसभा से। तो आपसे पूछा जाए लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है, गठन कब किया गया था, 1921 में किया गया था। कुल सदस्य कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होती हैं और 7 कहाँ से होती हैं, राज्यसभा से ली जाती हैं। परंतु यह समिति लोकसभा की समिति कहलाती है। लोक लेखा समिति, ध्यान रखना, देखो लोकसभा की समिति कहलाती है। लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव दोनों सदनों द्वारा एकल, लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव दोनों सदनों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उसी प्रकार लोक लेखा समिति के सदस्यों का भी क्या होता है, चुनाव किया जाता है। इसमें सामान्यतः सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं, परंतु कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। विशेष पॉइंट ध्यान रखना, लोक लेखा समिति का सदस्य कौन नहीं बन सकता है, तो वर्तमान में जो मंत्री होगा ना, वो लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। वर्ष 1967 के बाद इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के किसी सदस्य को चुना जाता है। यानी कि 1967 से पहले क्या था, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष चुना जाता था वो जो पक्ष का दल होता था उसे चुना जाता था, लेकिन 1967 के बाद विपक्षी दल के नेता को क्या बनाया जाता है, इस समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा जाए लोक लेखा समिति जो होती है उसके अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोक लेखा समिति का गठन पहली बार कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। ठीक है, लोकसभा समिति में सदस्य कितने होते हैं, तो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से होती हैं और 7 कहाँ से लिए जाती हैं, राज्यसभा से लिए जाती हैं। ठीक है, और इनके जो सदस्यों का चुनाव होता है वो राष्ट्रपति की प्रक्रिया पद्धति के अनुसार होता है, जैसे कि एकल संकड़ी में मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक रूप में किया जाता है। 1967 से पहले इस समिति में जो विपक्षी दल का क्या है, नेता नहीं चुना जाता था अध्यक्ष, लेकिन 1967 के बाद अब विपक्षी दल के नेता को इसका क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का। और अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे चलते हैं। भारत में संघ तथा राज्यों के लेखा परीक्षण का अधिकार। संघ तथा राज्यों के, ध्यान रखना, संघ तथा राज्यों के लेखा परीक्षण का अधिकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG
को दिया गया है। किसको दिया गया है? CAG को दिया गया है। यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का क्या करती है? परीक्षण करती है। संघ तथा राज्यों की लेखा परीक्षण कौन करता है? तो CAG करता है। और CAG जो रिपोर्ट सौंपता है उसका परीक्षण कौन करता है? तो लोक लेखा समिति के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इन लेखाओं की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाता है। यानी कि संसद में कौन रखता है? तो फिर इसको तो राष्ट्रपति रखता है, राष्ट्रपति रखता है। अतः लोक लेखा समिति का कार्य द्वितीयक होता है, क्योंकि यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी क्या करती है? कार्य करती है। अब लोक लेखा समिति के हम कार्य देख लेते हैं, क्या क्या कार्य हैं लोक लेखा समिति के। भाई एक और है आपको यहाँ पर, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, भारत के नए एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक बन गए हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करना है, भारत में वर्तमान के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है और लोक लेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब देख लेते हैं लोक लेखा समिति के कार्य। ठीक है, क्या क्या कार्य हैं तो देख लेते हैं। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की क्या करती है? जांच करती है तथा उस समिति पर रिपोर्ट तैयार कर संसद के पटल पर रखती है। रखवाता कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि जो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट है उसको संसद पर कौन रखवाता है, तो राष्ट्रपति रखवाता है। ठीक है, और ये किसकी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की क्या करती है? जाँच करती है। अगला है, क्या धन उसी मद में व्यय हुआ है जिसके लिए दिया गया था? यानी कि इसकी जांच करती है कि मान लीजिए सरकार ने जो पैसा लिया है वो उसी क्षेत्र में खर्च कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, क्या इस व्यय के लिए संसद ने अनुमति प्राप्त कर दी है कि नहीं की है। ठीक है, क्या व्यय संसद की अनुमति से अधिक था अथवा अतिरिक्त व्यय तो नहीं हुआ, यदि हुआ है तो इसके लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी हैं, यानी कि कारणों की जांच करती है। अगर सरकार ने मान लीजिए पहले 100 करोड़ रुपए लिए थे, उसने खर्च कर दिए 200 करोड़, तो जो 100 करोड़ एक्स्ट्रा रुपए खर्च किए हैं वो किन कारणों की वजह से की हैं, इन कारणों की क्या लगाना है? जांच करना है, पता लगाना है इन कारणों का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, अतः लोक लेखा समिति अपने कार्य संपादन के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या लेती है? सहायता लेती है। लोक लेखा समिति वित्तीय क्षेत्र में सबसे पुरानी समिति मानी जाती है। लोक लेखा समिति सहित अन्य समितियां भी सरकार की नीति विषयक मुद्दों की क्या करती हैं? आलोचना नहीं करती हैं। ठीक है, सरकार की नीति विषयक मुद्दों की क्या नहीं करती है? लोक लेखा समिति आलोचना नहीं करती है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति का मित्र एवं सहायता करता है? मित्र कहलाता है। तो लोक लेखा समिति का मित्र कौन कहलाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए लोक लेखा समिति का मित्र कौन कहलाता है, तो मित्र कौन कहलाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाता है। थोड़ी सी जानकारी हम प्राक्कलन समिति की देख लेते हैं, वैसे आपकी पूछी भी नहीं जानी है पर थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो, यह संसद की स्थायी समितियों में से सबसे बड़ी समिति है। पहली बात देखो, वो लोक लेखा सबसे पुरानी है, लेकिन ये सबसे क्या है? बड़ी समिति है संसद की। कौन सी? प्राक्कलन समिति, यानी कि एस्टीमेट कमेटी। कौन सी? एस्टीमेट कमेटी क्या है? संसद की सबसे बड़ी कमेटी है। एस्टीमेट कमेटी संसद की सबसे लार्जेस्ट कमेटी है। ठीक है, प्राक्कलन समिति लोकसभा के 30 सदस्यों से निर्मित होती है। ठीक है, अर्थात इस समिति का गठन केवल लोकसभा के सदस्यों से मुख्यतः सत्ता पक्ष से किया जाता है, यानी कि इसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य शामिल नहीं होता है। समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में किया गया था। लोक लेखा समिति का सर्वप्रथम गठन 1921 में किया गया था। ठीक है, लेकिन जबकि इसका गठन कब किया गया है, तो वर्ष 1950 में पहली बार गठन किया गया था। आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है भाई, ये केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही गठित की जाती है और इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति है, यानी कि एस्टीमेट कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जो कमेटी होती है वो कौन सी होती है? एस्टीमेट कमेटी होती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, इस समिति का कार्यकाल भी कितना होता है? 1 वर्ष होता है। इस समिति में सरकार का कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। वो लोकसभा में भी कोई भी सदस्य नहीं बन सकता है मंत्री। तो ठीक है, आगे चलते हैं। सरकार का कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। सत्तारूढ़
दल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। सत्तारूढ़ जो दल होता है ना उसका सदस्य, उसमें विपक्ष का नेता होता है अध्यक्ष, इसमें सत्तारूढ़ होता है। सरकार द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद इस समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। यह समिति भी सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करती है। लेकिन आपसे पूछा जाए बजट प्रस्तुत करने के बाद संसद में किस समिति का गठन किया जाता है, आंसर आएगा एस्टीमेट कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। करती है लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति दोनों परस्पर एक दूसरे की पूरक भूमिका निभाती हैं। पूरक भूमिका यानी कि एक दूसरे की क्या करती हैं, पूरक का कार्य करती हैं, क्योंकि लोक लेखा समिति व्यय पर नियंत्रण, क्या लोक लेखा समिति व्यय पर नियंत्रण तथा प्राक्कलन समिति व्यय की आकलन को नियंत्रित करने का, देखो वो नियंत्रण करती है और यह आकलन करती है, इसीलिए दोनों को जुड़वा बहन यानी कि ट्विन सिस्टर कहा जाता है। क्या ट्विन सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को ट्विन सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा है लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट कमेटी को कहा जाता है। यह सरकारी धन की अपव्यय को रोकने के लिए सुझाव देती है। कौन सी, प्राक्कलन समिति, इसीलिए इसे स्थायी मित व्ययता समिति भी कहते हैं। किसको, प्राक्कलन समिति को स्थायी मित व्ययता समिति भी कहते हैं। आगे इसके कार्य भी दे रखे हैं जो कि मेरी दृष्टि में से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है भाई, जो हमारा टॉपिक था लोक लेखा समिति, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था लोक लेखा समिति। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप ये जरूर कमेंट करें वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं, और साथ ही वर्तमान में लोक लेखा समिति का जो गठन किया गया उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आपसे पूछा जाए वर्तमान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, ये कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ बाकी में आप पढ़ती हो, चीज़ों को याद करती हो, मेहनत करती हो। ठीक है भाई, और लगातार आप वीडियोस को देखते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं इसी प्रकार जितना संभव होगा उतनी यूनिट्स की आपके लिए ये वीडियो लाता रहूँगा। सो प्लीज़ प्लीज़, लेकिन अंत में मेरा एक ही कहना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।